रेगुलेटर जो है ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा जो है वो मुसलसल ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट की जा रही हैं और एक कसीर ज़र मुआदला उसके ऊपर खर्च कर रहा है। तो पाकिस्तान के जो ऑयल जो हमारा सेक्टर है, जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं, उन्होंने इसके ऊपर ज़ाहिर है कि उनके बहुत सारे खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस हवाले से ओगरा को जो है वो उन्होंने एहतजाज भी किया और ये पॉलिसी इस वक्त ओगरा की जो है वो समझ से बालातर है, CAC के लिए भी, ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के लिए भी। ये क्या मामला है, इस पे आदिल खटक साहब जो कि चेयरमैन हैं ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के, हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि एक ज़माने में हम सुनते थे कि जनाब फर्नेस ऑयल जो है वो इंपोर्ट इतना हो रहा है और उसके बाद पाकिस्तान में उससे बिजली बन रही है। अब आपका अपना जो मुकामी डोमेस्टिक फर्नेस ऑयल है वो पाकिस्तान से 90% एक्सपोर्ट हो रहा है। पहले तो मुझे ये बताइएगा ये इक्वेशन कैसे तब्दील हुई, अगर ये इक्वेशन इस तरह से तब्दील हुई है कि हमारी डिपेंडेंस जो पहले एनर्जी सेक्टर में, पावर सेक्टर में फर्नेस ऑयल से हम बिजली बना रहे थे, अब अगर हम इंडिजिनस रिसोर्सेज की तरफ चले गए हैं, हम कोयले की तरफ चले गए हैं और सारी चीज़ों की तरफ चले, तो ये तो एक बेहतर चीज़ है। एनर्जी इक्वेशन के हवाले से सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, ज़रा क्लियर कीजिएगा सर इसको। जी ज़रूर। पहले तो इमरान साहब बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि इस वक्त पूरा ऑयल सेक्टर, बल्कि मैं कहूँ एनर्जी सेक्टर में कई मसाइल का हम शिकार हैं। तो वैसे तो एक बहुत लंबी चौड़ी दास्तान हो जाएगी अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करूँ, तो आई थिंक मैं कोशिश करूँगा कि अपनी गुफ्तगू, अपने कमेंट्स को महदूद रखूँ जो कि ऑयल सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। और ऑयल सेक्टर में भी फिर मैं डाउन स्ट्रीम की ज़्यादा बात करूँगा, जिसमें रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मसले मसाइल है, उस पर हम थोड़ी गुफ्तगू कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपने इब्तिदा फर्नेस ऑयल से की, तो फर्नेस ऑयल ज़्यादातर इस्तेमाल होता था पावर जनरेशन में। पावर जनरेशन के अलावा भी बाकी इंडस्ट्री में कुछ यूज़ है, लेकिन ज़्यादातर फर्नेस ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता था फर्नेस ऑयल में। और चंद साल पहले तक काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में फर्नेस ऑयल इंपोर्ट किया जाता था ताकि पावर प्लांट चल सके। फिर उससे बाद पिछले चंद सालों में एनर्जी मिक्स चेंज होता हुआ रहा, जो कि अच्छी बात है कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फर्नेस ऑयल पर बिजली काफ़ी महंगी बनती थी। तो हाइडल के कुछ प्रोजेक्ट्स एड हो गए। फिर सबसे बड़ी जो इनकलाबी तब्दीली मैं कहूँगा, जब थर कोल का इस्तेमाल शुरू हुआ पावर जनरेशन में, और अब तकरीबन हम 2500 मेगावाट से ज़्यादा थर कोल से बिजली बन रही है, जो काफ़ी सस्ती पड़ती है। लेकिन सर आवाम को इससे क्या फायदा हुआ? इससे पहले इतनी बिजली महंगी तो पाकिस्तान में आवाम में कभी इतने बिल नहीं भरे, अब इस तमाम इक्वेशन बैलेंस होने का फायदा भी क्या हुआ आवाम को? मैं पहले आपके फर्नेस ऑयल का जवाब देता हूँ, फिर मैं इस पर भी आ जाऊँगा। तो जाहिर है कि जब ये बाकी चीज़ें एनर्जी मिक्स में आ गई, जो चीपर प्रोडक्ट्स थे या चीपर रिसोर्सेज थे, तो फर्नेस ऑयल की डिमांड कम होती गई। क्योंकि फर्नेस ऑयल के जो पावर प्लांट थे वो मेरिट ऑर्डर पे काफ़ी नीचे चले गए, तो वो कम ही चलते हैं। ठीक है, तो फर्नेस ऑयल मुल्क में सरप्लस हो गया, उसको ख़रीदने वाला नहीं रहा। तो मजबूरन, देखिए रिफाइनरी के पास ये चॉइस नहीं होती कि वो बटन दबा दे तो फर्नेस ऑयल बंद हो जाएगा। सही है। फर्नेस ऑयल एक ख़ास मकदार में बनने क्रूड से, ठीक है जी। तो फर्नेस ऑयल जब एक्सेस हो गया तो और कोई ऑप्शन नहीं था कि हम सिवाय इसके कि हम उसको एक्सपोर्ट करें। सारी रिफाइनरीज इंक्लूडिंग अटक रिफाइनरी जो कि पोर्ट से काफ़ी दूर है, रावलपिंडी में है, इवन हम भी मजबूरन इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो उसका जवाब था आपका कि फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट क्यों किया जा रहा है। ठीक है जी। अब अगर बाकी आपने बात की थी स्मगलिंग पे, आप बात करना चाहेंगे या रिफाइनरी के जो और मसाइल हैं? मैं जरा इसी के ऊपर आता हूँ। मैं इसी के ऊपर आता हूँ। चले, ये क्वेश्चन चेंज हुई, लेकिन ऑयल का स्टॉक जो है एक 301 दिन का, 49 दिन का, ये वाफिर स्टॉक मौजूद है। ऐसे में मुसलसल जो इंपोर्ट किया जा रहा है, इसके ऊपर जरा अपना रोशनी डालें सर। ऐसा हाँ, मैं अब इसी पे आना चाह रहा था। फर्नेस ऑयल की बात अब फ़िलहाल आप साइड पे रखें। अब हम बात करते हैं जो मेजर आपके ऑयल प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंट्री में इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन में। वो एक डीजल है और उसके बाद मोटर गैसोलीन, जिसको आम जुबान में पेट्रोल कहते हैं। ठीक है जी। अब स्टॉक की बात क्या हुई? नॉर्मली लाइक 2-3 साल पहले अगर मैं बात करूँ तो लोकल रिफाइनरीज तकरीबन 50 से 60% डीजल लोकल रिफाइनरीज बना रही थी और बाकी डीजल इम्पोर्ट होता था। ओके। इसी तरह पेट्रोल तकरीबन 30% लोकल रिफाइनरी बना, 70% इम्पोर्ट होता था।
हाँ। पिछले 2-3 सालों में डीजल की भी डिमांड कम हुई है और पेट्रोल की भी हुई है। कम क्यों हुई? एक फैक्टर तो इकोनॉमी का डाउन टर्न है कि डिमांड थोड़ी कम हुई है, लेकिन मेजर फैक्टर जो आपने जिक्र किया शुरू में कि स्मगलिंग की वजह से हुई है। तो आप ये डिमांड जो पहले तकरीबन अब 8, साढ़े 8, 9 लाख टन डीजल होती थी महीने की, वो गिर के आ गई है तकरीबन 5 लाख और 5,25,000 टन पे आ गई है महीने की डीजल के समय मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके मुकाबले में रिफाइनरीज बनाती है तकरीबन 4,25,000 के करीब बनाती है। अब ये जो मैंने आपको फिगर्स बताई जी कि 5 लाख डिमांड है, ये एक्चुअली है लीगल जो सेल हो रही है, जो कि मॉनिटर्ड है, OCC भी मॉनिटर कर रहा है, जो आके ऑफिशियली सेल होते हैं, पे गवर्नमेंट को टैक्सेस भी पे किए जाते हैं। अब इसमें ऐड हो गई स्मगलिंग। अच्छा, ये स्मगलिंग कोई नई बात नहीं है। स्मगलिंग दुनिया में हर जगह जहाँ अक्रॉस द बॉर्डर प्राइस डिफरेंस आता है वहाँ स्मगलिंग होती है किसी न किसी हद तक। स्मगलिंग पहले महदूद होती थी बलूचिस्तान की हद तक। पिछले 2-2.5 सालों में ये इतनी बढ़ गई है कि ये अब कराची तो छोड़ के पेशावर तक पहुंच गई। आपके इम्पोर्टेड ही स्मगल्ड डीजल जो प्रोडक्ट्स हैं, मेनली HSD, और पेट्रोल में भी एक किसी और फॉर्म में आता है, या सॉल्वेंट के फॉर्म में या नेफ्ता के फॉर्म में ईरान से वो स्मगल हो रहा है, जो कि पेट्रोल में आगे मिला दिया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, इस स्मगलिंग सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि रिफाइनरी की प्रोडक्ट्स की अपलिफ्टमेंट इस वजह से कम होगी जब स्मगल आना शुरू हुआ। रिफाइनरी से क्या कि गवर्नमेंट एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 800 से ले मिलियन से लेके $1 बिलियन तक गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू लूज कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्मगलिंग। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है। अब सिर्फ यहाँ बात खत्म नहीं होती, सही, ये क्वालिटी उसकी इतनी पुअर है कि ये जो इंजन को नुकसान पहुंचा रहा है, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, वो इसके अलावा है। तो अब मसला ये आ गया कि जब डिमांड कम हो गई, रिफाइनरी की प्रोडक्शन मतलब काफ़ी क्लोज आ गए हैं डिमांड एंड प्रोडक्शन। स्टॉक आपने जो जिक्र किया कि देखें ना, डीजल का वाफर मकदार में तकरीबन 39 शायद का, अंदाजन 45 डेज तक का स्टॉक ऑलरेडी डीजल का कंट्री में मौजूद है। हाँ। तो फिर आप इंपोर्ट क्यों किए जा रहे हैं? अब यह सवाल है। और इंपोर्ट फ्री तो नहीं आता। लाइक अभी सितंबर में जो तकरीबन 1,80,000 टन इंपोर्ट होके आ रहा है, उसकी तकरीबन $140 मिलियन उसकी कीमत है। अब एक साइड पे हम रो रहे हैं कि जी फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, एक साइड पे हम उस चीज पे फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है इंपोर्ट करने की। ये प्राइमरी कंसर्न यही है कि जनाब जब इतना वाफिर स्टॉक मौजूद है तो रेगुलेटर क्यों इजाजत दे रहा है, क्यों इंपोर्ट कराया जा रहा है? वीट में हमने देखा ना, धड़ाधड़ इंपोर्ट की वीट, उसके बाद क्या हुआ पाकिस्तान में हम देख चुके हैं पिछले दिनों जी। अब देखें, जहाँ तक रेगुलेटर की बात है ना, ऑयल एंड गैस की रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम है ओगरा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। कल हमारी उनके साथ तकरीबन 2-2.5 घंटे मीटिंग हुई है जिसमें सारी रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये सारे रिप्रेजेंटेड थे और ओगरा की पूरी अथॉरिटी मौजूद थी, ठीक है। वहाँ बड़ी तफसील में ये बात हुई है विद ऑल द फिगर्स, विद ऑल द डेटा कि कितनी प्रोडक्शन है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना इंपोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसमें खसूसन जो 1-2 महीने से हम खासकर उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अभी तक PSO मोर और लेस इंपोर्ट करता था डीजल, क्योंकि उनका एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है कुवैत पेट्रोलियम कंपनी के साथ, और वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें ज़रूर PSO के पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कम ज़्यादा करने की, लेकिन बहरहाल उनके कमिटमेंट है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक और कंपनी को इजाज़त दी गई पिछले 2-3 महीने से, स्टार्ट 15,000 टन से हुआ इंपोर्ट का, फिर 40,000 पे चला गया, फिर हर महीने 40,000 होता गया। तो उस पर हमने 1-2 महीने से बड़ा सीरियसली हमने टेकअप किया ओगरा के साथ, और जाते जाते कल फिर तफसीलन एक डिटेल मीटिंग हुई ओगरा के साथ। और मेरी अपनी असेसमेंट है कि ओगरा को भी अब एहसास है कि ये इसको रिव्यू करना पड़ेगा उनको अपने डिसीजन का, और मुझे उम्मीद है कि अब शायद कुछ उसमें बेहतरी आएगी, जो कि अब टाइम बताएगी आगे कि क्या होता है। थोड़ा सा जरा हम चाहेंगे कि आप खुल के बताइए कल की मीटिंग के हवाले से, और इसमें जो अब तक के मामलात हैं इसमें पाकिस्तान 2016 जो रिफाइनिंग, ब्लेंडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग, इसकी कहाँ पर खिलाफ वर्जी होती है। खुद रेगुलेटर जो है वो अगर आप समझ रहे हैं कि खिलाफ वर्जी हो रही है तो इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद भी आदिल खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं।